नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर 2020 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहला आर्टिकल है जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन, ये हमारे फेडरल आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है। सेंटर और स्टेट्स की जो जुगलबंदी चल रही है जीएसटी को लेके, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। अब इसके बारे में ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं दोस्तों, वही सारे पॉइंट्स हैं जिनको पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जीएसटी को लेके जो भी लड़ाई चल रही है, इसके बारे में पहले बातचीत हो चुकी है। फिर एक कोalition सरकार की कुछ अच्छाइयों को बता रहे हैं। एक सेंटर वाली सरकार जो कि स्टेट्स में भी बहुत जगहों पे सरकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कांग्रेस का एरा था, तो कांग्रेस के एरा के समय पे सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट्स में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस अरेंजमेंट की क्या खामियां हैं वो बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जो करंट की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी सेंटर पे, और स्टेट्स वाली जो बीजेपी की सरकारें हैं वो उनकी बात सुनती हैं। कुछ छोटी मोटी जो अपोजिशन की सरकार है वो उनकी बात नहीं सुन रही। तो इन सब की खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां, ये सब बता रहे हैं, जो कि मैं पहले कई बार बात कर चुका हूं। तो इसलिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि वही रिपीटेड पॉइंट्स है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डिस्कॉम स्ट्रेस इज मोर देन सम ऑफ इट्स पास्ट, यानी कि जो इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। तो मतलब कि जो पावर को खरीदती हैं जनरेटर से और फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं, जो पावर डिस्कॉम कंपनीज हैं इंडिया में, उनके क्या हालात हैं, उनकी हालत कितनी हद तक खराब है, क्या रिपोर्टिंग है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। दिस इज द बेस्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, ये मैं बोलूंगा। नेक्स्ट है डेड लेटर। देखिए, चिलियंस ने डिसाइड किया है रेफरेंडम के थ्रू कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर आपने मेरे कल की करंट अफेयर्स की वीडियो देखी तो वहां पे चिली के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं बता चुका हूं। अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपके काम का है नहीं। नेक्स्ट है कंपाउंड कोनुंड्रम। यहां पे कुछ शब्दों में बस ये बताया जा रहा है कि देखिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया सरकार ने। कब से लेके कब तक? 1 मार्च से लेके 31 अगस्त के टाइम पीरियड में। लेकिन यहां पे एमएसएमईज के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि रिटेल बोरोवर्स 2 करोड़ तक के, यानी या फिर वो बोरोवर्स जो थोड़े वेल ऑफ थे कोविड 19 के समय पे, और एक तरफ एमएसएमईज जो इंप्लॉयमेंट जनरेट करते, इन सबको आपने एक पायदान पे रखा है। जबकि एमएसएमई को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देने की जरूरत है वो इस आर्टिकल में बताया गया है, तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट चले तो भाई, एक आर्टिकल ये देखेंगे, इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार। रिसेंटली जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने, ये लोग म्यांमार गए और म्यांमार की रूलिंग कंपनसेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही ना म्यांमार को लेकर, वो काफी बैलेंस्ड रही, और कहीं ना कहीं म्यांमार के जो लीडर्स है वो भी इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाइना के ऊपर अपनी ओवर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहते। तो यहां पे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिर गिलगित बल्तिस्तान गेम प्लान। जिस तरीके से कश्मीर को इंडिया ने एक अलग प्रोविंस बना दिया, उसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान एक अलग प्रोविंस बना रहा है। उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ मिला के नहीं रख रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक दिए गए? क्यों पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग प्रोविंस बना रहा है? क्यों गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं? और क्यों चाइना ये चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान एक फुल फ्लेश्ड प्रोविंस बन जाए पाकिस्तान की? इन सब चीजों के बारे में दोस्तों यहां पे बात करके रखी गई है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आप ज्वाइन बटन दबा के मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इंडिया डिस्कॉम स्ट्रेस इज मोर देन सम ऑफ इट्स पास्ट, देयर मस्ट बी एन ओवरहॉल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स एंड देयर डिलीवरेबल्स यूजिंग कॉमन सेंस मैट्रिक्स। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी के चेन में, इनको वीकेस्ट लिंक भी बुलाया था, लिंच पिन भी बुलाया था। लिंच पिन क्या होता है? लिंच पिन एक ऐसा टूल मान लीजिए, या कोई एक ऐसा लिंक मान लीजिए किसी सप्लाई चेन में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन ये एट द सेम टाइम वीकेस्ट लिंक भी है। आप बात करिए दोस्तों, so for all of India's global leadership, for both growth of renewable energy or ambitions of startup energy, the buck stops with discoms. The utilities that typically buy power from generators and retail to those consumers. कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्कॉम्स होती हैं, ये जनरेटर से पावर को खरीदती हैं, यानी वो कंपनीज जो पावर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल
एनएचपीसी फॉर एग्जांपल, एनटीपीसी, ये वो कंपनीज हैं जो पावर बनाती हैं, वो थर्मल से बनाए, हाइड्रो से बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पावर को पावर डिस्कॉम खरीदती हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचाती हैं। अब हम लोग उस जमाने में नहीं रहते जब इलेक्ट्रिसिटी का कट होता था, तो कानपुर, लखनऊ और कभी कभी नोएडा जैसी जगहों में पूरे दिन दिन लाइट नहीं आती थी। स्कार्सिटी ऑफ पावर बहुत ज्यादा थी। अब क्या है, स्कार्सिटी ऑफ पावर उतनी नहीं है। हमारी जो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, फिजिकल सप्लाई चेन भी ठीक ठाक इंप्रूव्ड है। लेकिन भले ही फिजिकल सप्लाई चेन को हमने इंप्रूव कर दिया है, पावर के कट्स उतने नहीं होते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में, लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर ब्लीक है। अभी भी ये जो पावर डिस्कॉम्स हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, इनके पास पैसों की कमी है। कोविड-19 का जब इकोनॉमिक शॉक आया तो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किया। एक्चुअली में ये 20 लाख करोड़ में सारी स्कीमें जो सरकार लेके आई थी सब जोड़ दी गई थी। इस 20 लाख करोड़ में डिस्कॉम के इंप्रूवमेंट के लिए 90,000 करोड़ रुपए रखा गया, 90,000 करोड़। और इस 90,000 करोड़ को बाद में बढ़ा के 1,25,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये 1,25,000 करोड़ जो कि 20 लाख करोड़ के अंदर डिस्कॉम्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, ये कोई ग्रांट नहीं है, ये एक लोन है और लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि डिस्कॉम्स क्या करती हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं। तो एनटीपीसी, एनएचपीसी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगी। ज्यादातर डेब्ट चलते हैं, तो जनरेटर्स को बहुत सारा पैसा डिस्कॉम्स को वापस करना होता है। अभी डिस्कॉम के पास पैसा नहीं है तो वो करें क्या, तो सरकार ने 1,25,000 रुपए करोड़ दिए हैं। तो इस 1,25,000 करोड़ से डिस्कॉम्स अभी के लिए जो अपना डेप्ट है वो जनरेटर्स को, यानी एनटीपीसी, एनएचपीसी, इस टाइप की कंपनीज को लौटा देंगी और बाद में ये पैसा जो डिस्कॉम है वो सरकार को वापस करेंगी, बैंकों को वापस करेंगी विद इंटरेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि डिस्कॉम्स की हालत जितनी खराब दिख रही है उससे ज्यादा उनकी हालत खराब है। उनको इमीडिएटली बहुत सारे लिक्विडिटी इंजेक्शन की जरूरत है। और लिक्विडिटी इंजेक्शन ही नहीं, उनका जो काम करने का तरीका है, जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है, उसको बदलने की जरूरत है। अक्सर अगर आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जिसमें इस तरीके की स्टोरी छपती है कि भैया डिस्कॉम्स को 1,00,000 करोड़ रुपया देना है जनरेटर्स को, अगर नहीं देंगे तो चेन कोलैप्स हो जाएगी। कुछ हद तक ये बात सही है, बस एक चीज गलत है कि 1,00,000 करोड़ नहीं, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट ड्यू है। ठीक है ना, तो जो ड्यूज हैं जनरेटर्स को, मतलब कि जो कंपनी से आप बिजली खरीद रहे हो उसको 1,00,000 करोड़ से बहुत ज्यादा पैसा वापस करना है। प्लस और भी बहुत प्रकार के डेप्थ होते हैं डिस्कॉम के। शॉर्ट टर्म डेप्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं, और वो डेप्ट्स केवल जनरेटर को नहीं देने हैं। अभी बताता हूं किस तरीके से देने। स्टेट गवर्नमेंट को समय समय पे जो पैसा इन्फ्यूज करना होता है इन डिस्कॉम्स में, वो इन्फ्यूज नहीं होता, उसके लिए बैंकों से लोन उठा लिया जाता है। जो पैसा इन्होंने बिजली खरीदने के लिए देना है वो तो वापस करना ही है जनरेटर्स को। और भी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जहां पे इनको पैसा मिलना चाहिए डिस्कॉम्स को, बट मिलता नहीं है। वो जगह कौन कौन सी है? पहली बात तो हम ये पता करते हैं कि ये जो 1,00,000 करोड़ का डेप्ट फिगर है किसका, इन पावर डिस्कॉम्स को, ये आया कहां से? तो ये गवर्नमेंट का एक प्राप्ति पोर्टल है जिसका नाम है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। ये प्राप्ति पोर्टल कहता है कि भैया डिस्कॉम को 1,00,000 करोड़ रुपया देना है। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि प्राप्ति पोर्टल इज अ वॉलेंट्री कंपाइलेशन ऑफ ड्यूज, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। तो वॉलेंट्री कंपाइलेशन है, इसलिए जो भी फिगर आपको इस प्राप्ति पोर्टल में दिख रहा है 1,00,000 करोड़ का, ये पूरी पिक्चर को नहीं दिखा रहा है। पूरी पिक्चर आपको देखनी है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट आई थी यूटिलिटी वर्किंग्स पे 2018-19 में। यहां पे ये बताया गया कि भैया इन पावर डिस्कॉम्स को, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले जनरेटर्स को 2,27,000 करोड़ रुपए देने थे। और ये जो फिगर था ना 2,27,000 करोड़ का, ये कोविड-19 से बहुत पहले का फिगर है। कोविड-19 के बाद हालत और खराब होने वाली। कैसे हालत खराब होने वाली वो भी बताता हूं। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ दूसरी करंट लायबिलिटीज भी हैं, किसके ऊपर? इन डिस्कॉम्स के ऊपर। अक्सर का जब भी आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम जिसको मैं बोल रहा हूं उसके गलत फंक्शनिंग के बारे में सुना हो, तो जो सबसे बड़ा फ्लॉ निकाला जाता है इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के काम करने के तरीके में, वो ये है कि इनके जो AT&C लॉसेस होते हैं ना, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको पता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बड़े बड़े केबल्स बिछाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। अब मान लीजिए जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और कोई बहुत दूर जगह पे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो भाई सलाल प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हिमाचल प्रदेश में, और सलाल प्रोजेक्ट से वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचते पहुंचते बिहार तक पहुंचती है,
तो उस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन वाला जो फेज है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उस समय पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी। और भी बहुत सी वजह होती हैं जिनकी वजह से एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस आते हैं। बात यह है दोस्तों कि सारा का सारा जो बिल फाड़ा जाता है ना डिस्कॉम्स का सही से ना काम करने का, वो किसके ऊपर फाड़ा जाता है? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, यानी एटीएनसी लॉसेस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं किसके लिए? डिस्कॉम्स के लॉस के लिए। लेकिन ऐसा है नहीं, डिस्कॉम्स के लॉस की और भी बहुत सी वजहें हैं। यहां पे एटीएनसी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो एनुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर था आपका डिस्कॉम्स का पूरे देश में, वो था 7.23 लाख करोड़। ठीक है ना? अभी 7.23 लाख करोड़ में अगर आप एटीएनसी लॉसेस देखेंगे, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस देखेंगे, तो वो निकल के आएगा 60,000 करोड़। तो 7.23 लाख करोड़ में से एटीएनसी लॉसेस की वजह से जो नुकसान हुआ वो है 60,000 करोड़ का। ठीक है? तो भाई बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन और भी बहुत से लॉसेस हैं दोस्तों। वैसे तो नॉर्मली ये देखा जाए एटीएनसी लॉसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब सरकार प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर रही है, और अब तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्टिवली परस्यू कर रही है कि भाई सही से काम करो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर रही है, जिसमें एक रोल तो प्ले करता है नो डाउट एटीएनसी। लेकिन और भी बहुत सी चीजें आती हैं दोस्तों। 3 यहां पे कारण बताए गए हैं डिस्कॉम्स के प्रॉफिटेबल ना होने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो रेगुलेटर्स देमसेल्व्स हैव फेल्ड टू फिक्स कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स दस क्रिएटिंग रेगुलेटरी एसेट्स। समझिए बात को, यहां पे क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा हो रहा है, तो पावर डिस्कॉम्स एनटीपीसी एनएचपीसी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना, उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इसमें जो कॉस्ट लगती है ना डिस्कॉम को, और जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिस्कॉम कंज्यूमर से लेता है, उसमें बहुत गैप है। खर्चा ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, और कंज्यूमर्स के पास से जो पैसा आता है वो कम है। तो इस चीज को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो भैया जो की रेगुलेटर है पावर सेक्टर का इंडिया में, वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर सेक्शन 76 है, वहां पे ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स देता है, डिसाइड करता है। तो भाई पावर टैरिफ्स बढ़ानी चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जितना कम से कम खर्चा हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में, उतना पैसा तो लो, लेकिन उतना नहीं लिया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब हम लोग टैरिफ बढ़ाएंगे, उस समय पे इनसे हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पैसा ले लेंगे। क्यों नहीं लिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का पैसा एक लिमिट से ज्यादा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एलिमेंट रखता है। ना स्टेट गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा बिजली की दाम बढ़ाना चाहते हैं, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा बिजली की दाम बढ़ाना चाहती है। सोचिए इस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत से इल्जाम चल रहे हैं कि आप पेट्रोल और डीजल पे और ज्यादा टैक्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, महंगा होता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया तो सरकार के लिए अगले इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, फाइनल कॉस्ट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो लोगों को देनी पड़ती है उसको कम रखते हैं, जिसके चलते डिस्कॉम्स को नुकसान होता है। दूसरी चीज क्या है कि भैया डिस्कॉम का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका 1/7 यानी कि मान लीजिए लगभग 14%, ये भाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आना होता है एज अ सब्सिडी। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास से जो पैसा है उसमें से लगभग 14% पैसा एज अ सब्सिडी जाना है किसके पास? आपका डिस्कॉम के पास। तो डिस्कॉम का जितना खर्चा है उसका अप्रोक्सीमेटली 14% अगर नेशनल एवरेज लिया जाए तो वो देना जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को देने को बहुत डिले करती है। और खास बात दोस्तों ये है कि कंज्यूमर्स को जो बिजली पहुंचती है, और यहाँ कंज्यूमर्स बहुत प्रकार के हैं, रिटेल कंज्यूमर से मेरे आपके जैसे जो घर में बिजली यूज करते हैं, 100-200 यूनिट का मुश्किल कंजम्पशन होता है हमारा। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री वो भी बिजली लेती है, उनको भी तो पेमेंट करनी होती है। तो जो पेमेंट आती है डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को देने के लिए, इसको बोला था ट्रेड रिसीवेबल्स। ऐसा बोला गया कि 2018-19 में 1.8 लाख करोड़ नहीं आया। मतलब कंज्यूमर्स ने जो बिजली इस्तेमाल की, उसके कंज्यूमर्स को 1.8 लाख करोड़ देने थे पावर डिस्कॉम्स को, वो उन्होंने नहीं दिए। तो अब आप समझ ही लीजिए 3 वजह। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम ले रहे हो कंज्यूमर से, दूसरा स्टेट को जो सब्सिडी देनी है वो नहीं मिल रही, तीसरा जो दाम कम होने के बावजूद लोगों को बिल देना है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बिल देना है, वो भी देने में डिले हो रहा है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तो प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। अब ये तो थी पहले की बातें, कोविड 19 से पहले की। कोविड 19 के बाद चीजें दोस्तों और खराब हो गई हैं।
कोविड-19 के बाद आपको पता है बिजनेसेस ठप हो गए, लोग घरों के अंदर बंद हो गए। तो बिजनेसेस ठप होने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप होने की वजह से जो पावर की डिमांड है वो हो गई कम। पावर की डिमांड सच में बहुत कम हो गई है। अब पावर की डिमांड कम हो गई है, प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्कॉम्स होते हैं ना, ये पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं। किसके साथ? जनरेटर्स के साथ। तो एनटीपीसी, एनएचपीसी टाइप की जो कंपनीज हैं, वो पावर डिस्कॉम्स के साथ बहुत लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं। तो उसमें फिक्स होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कॉम को इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगी, डिस्कॉम इतना पैसा इन ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो डिस्कॉम्स को ये जो इलेक्ट्रिसिटी आगे बेचनी है, अभी आगे ही डिमांड कम हो गई इस इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है इन डिस्कॉम्स के पास पैसा आएगा नहीं। तो डिस्कॉम्स अपने ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो लॉन्ग टर्म में उन्होंने साइन कर रखे हैं, इसको ऑनर नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई हैं। प्लस इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो पैसा दे रही है ना सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ग्रांट की तरह नहीं दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज लोन की तरह दे रही है। तो जब आपको चीजें लोन की तरह मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको विद इंटरेस्ट वापस करना है। अभी विद इंटरेस्ट वापस करना है तो पैसे की वैसे ही कमी है डिस्कॉम्स के पास, और ऊपर से पैसा इनको और वापस करना पड़ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो और परेशानी में। प्लस एक नए प्रकार का चैलेंज आ रहा है इन पावर डिस्कॉम्स के सामने। हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम सोलर पावर प्लांट को प्रमोट कर रहे हैं। अभी सोलर का प्रमोशन इतना ज्यादा एग्रेसिव बेसिस पे चल रहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्होंने अपने यहाँ ऑलरेडी सोलर पैनल्स को लगाना शुरू कर दिया है। उन सोलर पैनल्स को लगाने के चलते इन इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस की बहुत बड़ा चंक ऑफ पावर डिमांड दिन के समय पे, डे के समय पे हो सकता है इन सोलर पैनल से पूरा हो जाए। तो उस केस में पहले जितना पावर की डिमांड करती थी ये इंडस्ट्रीज अब नहीं करेंगी, जिसके चलते डिस्कॉम के पास डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिस्कॉम के पास डिमांड कम हो गई तो डिस्कॉम के पास पैसा ही नहीं आएगा, और जब डिस्कॉम के पास पैसा आएगा ही नहीं तो कहां से वो यूजफुल होगा या कहां से वो प्रॉफिटेबल होगा। तो डिस्कॉम सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी तरीके की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। ओके, तो यहां करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत बहुत सीधी सीधी है भैया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से करिए। जितना पैसा खत्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में, उतना लोगों से लीजिए, ठीक है ना। फिर लोगों को पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते आप बिल माफ कर देना, उनसे बिल ना लेना, बिल को पेंडिंग रखना, इस तरीके की टेंडेंसीज को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट आप फैलाते रहते हो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप करते रहोगे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होने वाला है नहीं। फिर भाई नेक्स्ट आर्टिकल है कंपाउंड कॉनिंड्रम। While the waiver of interest on interest is welcome, MSMEs need more help। देखिए इसके बारे में आपको पूरी चीज पता ही है। 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक जिन लोगों ने भी 2 करोड़ का लोन लिया है, तो 1 मार्च से 31 अगस्त के टाइम पीरियड में उनसे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया जाएगा, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। और ये सब हुआ है किसकी वजह से? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए दिवाली आने वाली है, अभी इस दिवाली में एक नॉर्मल आदमी की दिवाली तो आप इस कोविड-19 के समय की जो ईएमआई है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते जा रहे हो टाइम के बीतने के साथ साथ, वही इस वजह से खराब हो जाएगी। तो बेटर ये है कि इंटरेस्ट आप इन सारे कंज्यूमर्स को वापस करो, और केवल उन कंज्यूमर्स को वापस मत करो जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच में कोई बेनिफिट लिया है, ईएमआई नहीं दिया या कम ईएमआई दिया है। आप उनको भी वापस करो जो पूरी तरीके से अपने ईएमआई कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं। सरकार ने कहा गया है कि ठीक है हम वापस करेंगे, 7,500 करोड़ का सरकार का खर्चा आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, ऑथर एक चीज को पॉइंट आउट कर रहा है कि चलिए भले ही आपने 1 से 2 करोड़ तक के जो लोन लेने वाले लोग हैं उनकी आपने मदद कर दी, लेकिन ये जो मदद एमएसएमईज को मिलेगी ना, ये उतनी इनफ नहीं होगी। पहली बात तो देखिए बहुत सारी ऐसी एमएसएमईज हैं जो कि 2 करोड़ से ज्यादा का लोन लेके ऑपरेट कर रही हैं। अभी वो एमएसएमईज जो 2 करोड़ से ज्यादा लेके लोन लेके ऑपरेट कर रही हैं, उनको तो कोई मदद इसमें मिलेगी नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, जो लोग 2 करोड़ से कम का भी लोन लेके ऑपरेट कर रही हैं, उनको आपने ऑन पार रखा है रिटेल बोरोवर से। ये गलत है। जो रिटेल होम बोरोवर्स है उनके ऑन पार रखोगे आप एमएसएमईज को, तो गलत है, क्योंकि वो रिटेल होम बोरोवर्स अपने पर्सनल यूज के लिए चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो एमएसएमईज हैं ये बिजनेसेस हैं जो बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। तो लोगों की नौकरियां मिलती हैं, लोगों के घर चलते हैं, और साथ साथ कोई एमएसएमई अगर सक्सेसफुल होती है तो इससे टैक्स रेवेन्यू आता है सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं रिटेल बोरोवर्स को और एमएसएमई को एक ही ग्रुप में रख के उनको बेनिफिट देना ये गलत है।
कहीं ना कहीं एमएसएमईज के जो बेनिफिट थे वो रिटेल बोरोवर से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का वो रिटेल बोरोवर से बहुत ज्यादा है। वो टैक्स भी देते हैं सरकार को, वो एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। इसीलिए जरूरी ये था कि भाई नेशनल इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए इन एमएसएमईज को मदद ज्यादा दी जाए। बस यही एक छोटा सा पॉइंट बताया गया इस आर्टिकल में, और कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों द गिलगित बल्तिस्तान गेम प्लान की। क्या लिखा है? इफ इस्लामाबाद इंटीग्रेट्स द रीजन इनटू पाकिस्तान दैट वुड सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट एज वेल एज चाइना। गिलगित बल्तिस्तान को अपने रीजन में मिलाने की बात कर रहा है चाइना। अब तक पाकिस्तान पाकिस्तान ने अब तक गिलगित बल्तिस्तान को अपना पूरा फुल फंक्शनल प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आप ये देखें मैप पूरे पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, वैसे तो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा इलाका हमारे इलाके में नहीं है। तो ये जो येलो वाला इलाका है इसको भाई कब्जा कर रखा है चाइना ने। यहां पे कहीं पे हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर है जिसको इंडिया कब्जा के बैठा है। अब देखिए कितनी ही ट्रिकी सिचुएशन है, इधर अक्साई चीन में भी चाइना घुसा है और इधर भी चाइना घुसा है और इधर पाकिस्तान है। इंडिया के लिए जो इलाका है वो कितना ट्रिकी हो रखा होगा। अब दो इलाके हैं दोस्तों यहाँ पे, एक तो ये इलाका है जो कि आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरा ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को आज तक पाकिस्तान ने अलग से एक प्रोविंस नहीं बनाया, लेकिन अब डिक्लेरेशन आ रहा है कि पाकिस्तान जल्दी ही गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस को पाकिस्तान का पूरा फुल फ्लेज्ड प्रोविंस बना देगा। इसकी दो तीन वजह हैं। सबसे पहले तो बात की जाए कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका था वो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा के अंदर आता था। बाद में महाराजा की ब्रिटिशर्स के साथ कोई ट्रीटी हुई होगी और ये ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर चला गया, और ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में एक पुलिस फोर्स बनाई गई जिसका नाम था गिलगित स्काउट्स। मैं यहां लिख देता हूं, गिलगित स्काउट्स। अब ये जो गिलगित स्काउट्स थे जो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में एक्टिव थे, जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही जो गिलगित स्काउट्स थे जो यहाँ की फोर्सेस थी गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान की साइड हैं, हम इंडिया की साइड नहीं आएंगे। और पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने यहां पे घुस के इस इलाके पे कब्जा कर लिया और कहीं इस इलाके में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। जहां जहां पे जो भी घुस आया उतना इलाका उसके कंट्रोल के अंदर चला गया। ठीक है, अब आप देखें गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने इतने समय से अपने यहां पे क्यों नहीं मिलाया। उसका रीजन दोस्तों ये था कि देखिए पाकिस्तान आपको पता है कि अक्सर कर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जम्मू एंड कश्मीर के इशू को उठाता रहता है। इंडिया साफ साफ बोलता है कि शिमला एग्रीमेंट जो साइन किया था इंदिरा गांधी जी ने, उसमें यह लिखा हुआ था कि कश्मीर के इशू को केवल इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठ के बात करेंगे, किसी भी तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया से बैठ के बात करने का कोई मतलब है नहीं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इन इश्यूज को उठाओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कश्मीर का इशू पाकिस्तान इसलिए उठाता था ताकि पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि इस पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में एक रेफरेंडम कराया जाएगा और उस रेफरेंडम से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के पास आ जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं था, ये पाकिस्तान को भी पता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आया कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरीज है, वो इंडिया का फुल फ्लेज्ड हिस्सा बन गई है, उस समय पे पाकिस्तान को यह समझ में आया कि अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के पीछे भागने से कुछ होने वाला है नहीं, तो बेटर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बना दो अपनी, और ये एक काउंटर स्टेप हो जाएगा। तो जैसे इंडिया ने अपने इलाकों को प्रोविंस बना दिया वैसे हम भी अपने इलाकों को प्रोविंस बना देंगे। फिर एक रीजन और है, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा से बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। वहां की जो पॉपुलेशन है वो प्रिडोमिनेटली शिया मुस्लिम्स है और कहीं ना कहीं एथनिकली डिफरेंट है। जैसे आप लद्दाख के एरिया में चले जाइए तो लद्दाख की जो पॉपुलेशन है अगर आप उसको बाकी देश की पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे, सो दे आर एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है वो एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया है, बट वो इंडियंस है बट एथनिकली डिफरेंट है, रेस वाइज वो डिफरेंट है। उसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन भी रेस वाइज बाकी पाकिस्तान से डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि भाई हम लोग मिल जाएं पाकिस्तान से एज अ प्रोविंस, क्योंकि अब तक गिलगित बल्तिस्तान को पीओके का पार्ट ट्रीट किया जा रहा, पीओके यहां पे, लेकिन अब अलग करके गिलगित बल्तिस्तान को पूरी की पूरी एक प्रोविंस बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो लोग मिलना चाहते हैं, दूसरी चीज पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि दिल्ली ने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो कोई मतलब नहीं है अब इनके ऊपर इंतजार करने का। और फाइनली चाइना बहुत लंबे समय से
प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अपनी पूरी प्रोविंस बनाओ। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? चाइना इसलिए कह रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंदर $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च चुका है चाइना, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मेजर हिस्सा इस गिलगित बल्तिस्तान इलाके से निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास होता तो चाइना और पाकिस्तान की लैंड बॉर्डर लगती ही नहीं, और चाइना पाकिस्तान की लैंड बॉर्डर अगर नहीं लगती ना, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता। लेकिन अभी के लिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान की तरफ है, इसके चलते चाइना पाकिस्तान की एक लैंड बॉर्डर लग रही है, और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज में चला गया। देखिए दोनों नेबर्स कितने ज्यादा ऑफेंसिव होकर बैठे हैं हमारी खोपड़ी पे। तो चाइना बोल रहा है पाकिस्तान से कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अपना एक फुल फ्लेश्ड प्रोविंस बनाइए, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि हमारा एक इतना बड़ा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इस इलाके से निकल रहा है, और रह रह के इंडिया अपना क्लेम इस इलाके पे बनाता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस क्लेम को पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। इसलिए बैक एंड से चाइना पाकिस्तान को बार बार प्रेशराइज करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को आप अपना फुल फ्लेश्ड प्रोविंस बना दीजिए। उसके बाद चाइना को एक और बात पे गुस्सा है कि भैया ये जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बना दी है, और इस लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में अक्साई चीन को इंडिया अपना दिखा रहा है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी बोल दिया कि अक्साई चीन हम वापस लेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना को यह लग रहा है कि कल की डेट में ये इंडिया वाले हमारी खोपड़ी में चढ़ के हमारा अक्साई चीन ना मांगने लगे, जबकि अक्साई चीन तो इंडिया का है, बट कब्जा चाइना ने रखा है। तो यहां पे चाइना और पाकिस्तान बैक एंड में मतलब मिल के एक दूसरे से कॉल्यूजन करके इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए टिट फॉर टैट रिएक्शन हो रहा है। जैसे इंडिया ने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी बना लिया है, वैसे गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान जल्दी अपनी प्रोविंस बना लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार। द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स एस्टैब्लिश इंडियाज प्रेजेंस इन सेक्टर्स वेयर इट ऑट टू बी मोर प्रोनाउंस्ड। म्यांमार की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, आपको ये पूरा का पूरा म्यांमार दिख रहा है। ओके, दिस इज बेसिकली म्यांमार। किस किस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार? तो इधर आपको इंडिया नजर आ रहा है, छोटा सा लैंड बॉर्डर आपका बांग्लादेश के साथ भी नजर आ रहा है। ये बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर है, ये वही लैंड बॉर्डर है जिसके चलते जो रखीने मुस्लिम से म्यांमार के वो बांग्लादेश में घुस रहे हैं, और फिर बांग्लादेश के रास्ते वो इंडिया में घुस गए। आज की डेट में जो रखीने आप कह सकते हो रिफ्यूजीज हैं, उनका नंबर इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो म्यांमार से बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश से वो इंडिया में एंट्री मार गए। तो म्यांमार का लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर आप साउथ ईस्ट देखें तो थाईलैंड के साथ, छोटा सा लाओस के साथ, और चाइना के साथ, ठीक है। यह है म्यांमार की लोकेशन, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब बात की जाए म्यांमार की, तो देखिए म्यांमार में रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला साहब और हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ गए जनरल मनोज नरवाने। इंडिया की प्रायोरिटी पे है नेपीदुआ। नेपीदुआ मतलब म्यांमार की कैपिटल। इंडिया म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है, क्यों? क्योंकि रीजन ये है, म्यांमार कहीं ना कहीं वेस्ट से कटा हुआ है, म्यांमार में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आई नहीं है। ये जो इंडियन डेलीगेशन गया है, वो स्टेट काउंसलर ओंग सैंग सू की से मिला है, और मिलिट्री जो कमांडर है म्यांमार के जनरल मिंग ओंग हैंग, इनसे मिला है। बात यह है दोस्तों कि म्यांमार 1990 से पूरी दुनिया से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि म्यांमार में जो मिलिट्री है वो डोमिनेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की ताकत कम है। ये बात काफी हद तक सही है। तो म्यांमार जब वेस्ट के साथ कटा हुआ था, तो म्यांमार की सपोर्ट कौन सी कंट्री कर रहा था? चाइना। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जिसके चलते म्यांमार की इंटरनल स्टेबिलिटी को थोड़ा नुकसान पहुंचा। तो म्यांमार ने इंडिया के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, और इंडिया ने पूरी तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है म्यांमार की तरफ। तो अभी जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसके साथ भी इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं। और इससे पहले जो म्यांमार की गवर्नमेंट थी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसमें मिलिट्री डोमिनेट करती है, उससे भी इंडिया के अच्छे रिलेशन थे। तो यहां पे बात यह है कि म्यांमार बहुत सेक्युलूडेड है, और सेक्लूजन में एक इंसान दोस्त ढूंढता है, और इंडिया एक पोटेंट दोस्त की तरह यहां म्यांमार के सामने आता नजर आ रहा है। तो डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटी है वो म्यांमार के साथ बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में, और जो उनकी कैपिटल नेपीदुआ, वहां पे एम्बेसी ऑफ इंडिया का लाइजन ऑफिस खोला गया। आप देखिए दुनिया भर की जो एम्बेसीज होती है, दुनिया भर की जो कंट्री की एम्बेसीज है, वो म्यांमार में उतना प्रेजेंस रखती नहीं है, क्योंकि म्यांमार को पूरी तरीके से डेमोक्रेसी माना नहीं गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उस लेवल पे रिश्ते म्यांमार के साथ बनाए नहीं है। चाइना इस सब चीजों में बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है। चाइना ने 2017 में ही अपना लाइजन ऑफिस खोल दिया था नेपीदुआ में। अब इंडिया ने भी अपना लाइजन ऑफिस खोल दिया नेपीदुआ में। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है म्यांमार के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने में।
चूंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चलते चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया भी अपनी तरफ से एफर्ट मारेगा कि भाई हम अपने इमीडिएट नेबरहुड में लोगों के साथ, कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे रखें। इसके लिए इंडिया और भी बहुत सी चीजें कर रहा है। तो म्यांमार के अंदर $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया एक पेट्रोलियम रिफाइनरी बनवा रहा है। जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने की बात कर रहा है। तो जो एनर्जी डायनेमिक्स है वो इंप्रूव होने की बात हो रही है। म्यांमार और इंडिया का अगर आप बॉर्डर इलाका देखोगे वो काफी पीसफुल है, कोई लड़ाई, कोई गोलाबारी, सब कुछ नहीं है। फ्री मूवमेंट रिजाइम अभी भी चल रहा है। तो 15 किलोमीटर तक जो बॉर्डर इलाका में लोग रहते हैं, बॉर्डर इलाकों में लोग रहते हैं, वो म्यांमार के अंदर जा सकते हैं और म्यांमार वाले इंडिया के अंदर आ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। फिर अभी एक रिसेंट अनाउंसमेंट आई है कि इंडिया एक किलो क्लास सबमरीन देगा म्यांमार को। तो मैरीटाइम डोमेन में भी जो पार्टनरशिप में म्यांमार और इंडिया की, वो भी बढ़ रही है। फिर रोहिंग्या इशू को लेकर दुनिया भर में म्यांमार को दबाया जा रहा है। तो जो भी रोहिंग्यास इंडिया में आ गए एज अ रिफ्यूजी, इंडिया ने बोला है कि ठीक है भाई, हम इन रिफ्यूजीज को म्यांमार को प्रॉपर तरीके से वापस कर देंगे। तो इससे भी आप कह सकते हो कि इंडिया और म्यांमार की जो रिलेशंस है वो अच्छे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में अपनी पकड़ को बनाने के लिए इंडिया म्यांमार के साथ बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे अपने रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के आर्टिकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए। हैव अ ग्रेट डे।